सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की जो न्यू बुक है। अभी जो इस वर्ष कुछ बुक्स जो हैं वो चेंज हुई हैं, उसकी जो न्यू बुक है दिव्यम का व्याकरण की पुस्तक दिव्यम का पहला पाठ, जिसका नाम है वर्ण विचारः उच्चारण स्थानम च। जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ण विचार, यानी इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्णों के बारे में। ठीक है, यानी वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। हम जब उनको बोलते हैं तो हमारे मुख का कौन सा पार्ट है जिसकी सहायता से वो वर्ण बोले जा रहे हैं, उनका उच्चारण हो रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद क्या हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के हम इस पाठ को शुरू करते हैं। वर्ण विचारः उच्चारण स्थानम च। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, तो हम अपनी बात को बोलते समय किसका प्रयोग करते हैं, वाक्यों का। ठीक है, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं। और वाक्य का निर्माण किससे होता है, शब्दों से। यानी जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें शब्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं और शब्दों की सहायता से वाक्यों को बनाते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो सेंटेंस बना रही हूँ। और सेंटेंस किससे बनते हैं, वर्ड्स से। शब्द मीन्स वर्ड्स। ठीक है, शब्दों से बनते हैं। अब अगर हम शब्द का विश्लेषण करें, यानी शब्द को एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि शब्द किससे बने होते हैं। अच्छा, मानो एक मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया, चलो व्याकरण, इसी को ले लेते हैं। व्याकरण एक शब्द है। तो व्याकरण शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है, व्याकरण शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर बना है, मीन्स अक्षर से। जो आपने नर्सरी में जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, तो आपने पढ़ना शुरू किया था, वहां से क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारी। तो उसी में क से लेकर ज्ञ तक सारी, यही जो वर्णमाला है, उन्हीं के जो अक्षर हैं, एक एक वर्ण है, उससे मिलकर हम शब्द बनाते हैं। तो व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है, व, या, क, र, ण। ठीक है, ये 5, इसके अलावा इसमें स्वर भी हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। लेकिन जो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं, तो वो व्यंजनों से मिलके बना है। वो व्यंजन है या वो वर्ण है व, या, क, र और ण। ठीक है, ये 5 जो लेटर्स हैं, ये जो 5 वर्ण हैं, उनसे हमारा ये शब्द बना है व्याकरण। इसी तरह से हर शब्द जो है वो एक एक वर्ण से ही बनता है, एक एक अक्षर को मिलाकर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है सुधा शब्द का, कि सुधा शब्द को अगर हम देखें तो सुधा शब्द किससे बना है, स प्लस उ की मात्रा है ना, तो उ, ध में आ की मात्रा है तो धा। ठीक है, तो सुधा, ये स, उ, ध, आ, ये 4 अक्षरों से मिलकर, 4 वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। ठीक है, तो अगर हम इस आधार पर देखें कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ण की परिभाषा बनेगी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। सबसे छोटी मतलब भाषा की छोटी इकाई से मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है कि भाषा जो हम बोल रहे हैं, बोलने में हम क्या बोलते हैं, वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से। ठीक है, अब वर्ण किससे बनते हैं, क्या हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कि जो सुधा शब्द का एग्जाम्पल लिया, सुधा शब्द जो है वो स, उ, ध और आ से मिलके बना है। अब मैं आपसे बोलूँ कि स को भी और सिंप्लीफाई कर दो, स को और टुकड़े कर दो उसके। यहाँ पे हमने सुधा शब्द के टुकड़े कर दिए, विच्छेद कर दिया। विच्छेद माने टुकड़े करना, तोड़ना। तो हम क्या अब इस एक एक वर्ण का, यानी स का, उ का, इसको फिर से और तोड़ सकते हैं, इसके और टुकड़े कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते। इसका मतलब वर्ण ही जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अ से लेकर आहा तक, यानी सारे के सारे स्वर, उसके बाद क से लेकर सारे के सारे ज्ञ तक व्यंजन,
ये सारे के सारे वर्ण हैं जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। और वो 2 भेद यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण माने अक्षर, और इसके 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं, 2 टाइप हैं। वो क्या है? स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी, LKG, UKG से। अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं इसको भी आपने पहले पढ़ा है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो शब्द हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये कैसे हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जो है वो स्वर हैं। और ये स्वर क्यों हैं? क्योंकि इनको बोलते समय हम किसी दूसरे वर्ण का या का कोई भी सहारा नहीं ले रहे, किसी वर्ण की कोई सहायता नहीं ले रहे। वर्ण जो है वो स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे जब हम आ बोल रहे हैं तो बस हमने अ बोला, मुंह खोला और आ की साउंड आ गई। लेकिन जब हम क बोलते हैं, क जो कि एक व्यंजन है, तो क को बोलते समय हमारे मुख से क की साउंड तो बहुत ही कम, बहुत कम, यानी 1 सेकंड से भी कम देर तक हम क का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क के पीछे किसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है? क के पीछे कौन सी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही। इसी तरह क से लेकर ज्ञ तक हम जितने भी व्यंजन देख लें, ख, ग, घ, आप लोग बोल के देख सकते हैं। जितने भी आप व्यंजनों को बोल के देखेंगे, सभी व्यंजन के पीछे हमेशा आपको अ की साउंड आएगी, अ स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब आपको समझ में आया ना डिफरेंस, कि स्वर जो होते हैं लाइक अ, आ, ई, उ, इन सभी को आप बोल के देखिए। इनके पीछे आपको ऐसा नहीं होगा कि आ पहले बोल रहे हैं बाद में किसी दूसरे वर्ण की साउंड आ रही है, नहीं। लेकिन जब व्यंजनों को बोलेंगे क, ख, ग, घ, प, च, म, क, र, ल एटसेट्रा, इन सभी के पीछे आपको आ की साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब व्यंजन जो है उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर है, ठीक है। स्वर क्या हुआ? स्वर की परिभाषा क्या बनी कि जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? स्वर फिर से 4 प्रकार के होते हैं, यानी स्वर के फिर से भेद हैं। ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आपका जो सिलेबस है वो अपग्रेड होता जाएगा, आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो स्वर हैं वो फिर से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, कई लोग बोलते भी ना छोटा आ, ठीक है, तो ह्रस्व माने छोटा। दूसरा है दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा आ। संयुक्त, संयुक्त कहते हैं जो दो स्वरों से मिलके बनता है, ठीक है, 2 स्वरों से। संयुक्त माने होता है जोड़ना, यानी जुड़ा हुआ, जिसमें 2 स्वर होते हैं, जुड़ा हुआ, जिसमें 2 स्वर होते हैं, वो है ए और ऐ, ओ, औ। और उसके बाद है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हम सबसे अधिक समय लगाते हैं, ठीक है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहला है, सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का स्वर क्या है? यानी छोटे वर्णमाला में जो स्वर हैं उन स्वरों के जो छोटे छोटे स्वर हैं, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और री, ये सब है ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 5 है। अ, ई, उ, री, ठीक है। और इनके उच्चारण में, यानी इनको प्रोनाउंस करने में
हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मीन्स अ, इ, उ, रि, रि। तो ये समय कितना लगा? एक मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ और री। अब आप जरा कंपेयर करके देखिए, जब हम अ बोल रहे हैं, ह्रस्व अ यानी छोटा अ, तो कितना टाइम लग रहा है, और जब दीर्घ अ बोल रहे हैं, बड़ा आ, तो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अ और आ, यानी अ से, ह्रस्व स्वर से हमें आ को बोलते समय, दीर्घ आ को बोलते समय डबल टाइम लगा। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वरों से डबल समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, या कह सकते हैं हम 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय। अब ये मात्रा आप कैसे पहचानोगे? तो बोल के देखिए, अ ये 1 मात्रा है, और दीर्घ आ को कैसे बोलेंगे? आ, तो मतलब ये 2 मात्रा हो गई। ठीक है, 2 मात्रा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, और इनको बोलते समय 2 मात्राओं का समय लगता है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये संयुक्त क्यों है? यानी इनके अंदर 2 स्वर मिले हुए हैं। जैसे ए जो है वो किससे मिलके बना है? अ प्लस ई। ठीक है, अ और ई, इन 2 स्वरों को मिलाकर बनता है ए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ए, ऐ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इसी तरह से ओ, औ किन से मिलके बना है? अ प्लस ऊ, इनको मिलाकर बना है ओ। ठीक है, तो ये जो ए, ऐ और ओ, औ हैं, ये इन दो स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ, औ, और इनको बोलते समय भी 2 मात्रा का ही समय लगता है, यानी दीर्घ स्वरों के बराबर ही इनको बोलने में समय लगता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? ह्रस्व 5, दीर्घ 4 और संयुक्त 4, यानी 5 + 4 9 + 4 13, यानी टोटल 13। 5 + 4 + 4 13 हो गए हमारे। आगे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। 3 मात्रा मतलब अब हम इसको बोलते समय दीर्घ स्वरों से और 1 मात्रा का एक्स्ट्रा समय लगाएंगे, ज्यादा समय लगाएंगे। कैसे बोलेंगे? आ, ई, ऊ, यानी स्वर तो वही है सेम, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन इनको बोलने में हम थोड़ा सा समय ज्यादा लगाएंगे, 3 मात्राओं का लगाएंगे, इसलिए इनको प्लुत स्वर कहते हैं। ये कुछ कोई अलग से डिफरेंट स्वर नहीं है, स्वर नहीं है ये। ठीक है, सेम वही स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ और संयुक्त, लेकिन इनको बोलने में हम और थोड़ा समय ज्यादा लगाते हैं, 3 मात्राओं का समय लगाते हैं, इसलिए इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग वैदिक मंत्रों में होता है, और कहाँ? संगीत में होता है। जब हम संगीत यानी गाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम किसी जैसे आलाप लेते हैं तो आ थोड़ा सा लंबा बोलते हैं। और कहाँ होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज देते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर अपनी माँ को पुकारोगे तो कैसे बोलोगे? माँ, अगर माँ आपसे दूर है, माँ। पापा को बुलाओगे तो पापा, भैया को बुलाओगे तो भैया, दीदी। लास्ट वाले स्वर को हम थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, 3 मात्राओं का समय ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्लुत स्वर के उदाहरण हो गए, इनको ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। और ये टोटल कितने हो गए? 8। कैसे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रीरी, ए, ऐ, ओ, औ, यानी इन सभी को दीर्घ आ और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों को, इन सभी को हम बड़ा खींच कर 3 मात्राओं के समय लेकर बुलाते हैं, तो यही सारे के सारे प्लुत स्वर हैं, और ये 8 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आई व्यंजन की बारी। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन
यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जब हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो उनको बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। तो ये है व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन के भेद यानी वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या है व्यंजन के। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन वो हैं जिनको बोलते समय, देखो नीचे इसकी परिभाषा लिखी है, उनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों से स्पर्श करती है। यानी जब हम इनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारी जीभ मुंह के अंदर के किसी न किसी पार्ट को टच करती है। ठीक है, कभी तालु को, कभी मूर्धा को, कभी कंठ को, कभी दांत को, अलग अलग अंगों को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? टच करना, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, छूना। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? क ख ग घ ङ यानी क वर्ग। क वर्ग क्या है? यानी जो पहला व्यंजन है क, उस क में जो 5 व्यंजन हैं, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम मिला दें तो इसको हम कहते हैं क वर्ग। ठीक है, इन 5 के ग्रुप को हम एक नाम रख दिया हमने इसको पहचानने के लिए क वर्ग। जब क वर्ग कहेंगे तो क ख ग घ ङ। नेक्स्ट है च वर्ग, यानी च वर्ग के पीछे अंग या तक जितने भी 5 व्यंजन हैं, 4 व्यंजन हैं, वो सारे, इस टोटल 5 जो व्यंजन है, इनके ग्रुप को हम कहते हैं च वर्ग। अगला है ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ ण। इसी तरह से त वर्ग, त थ द ध न, और इसी प्रकार से प वर्ग, प फ ब भ म। ये सभी जो हैं इनके ग्रुप में 5 लेटर्स होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, और इन सभी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं माँ तक, का से माँ तक, तो इनको उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो हमारे मुख के अंदर किसी न किसी पार्ट को टच करती है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतः प्लस स्थ। इसका मीनिंग देखिए, अंतः माने अंदर, ठीक है, इनसाइड। अंतः का अर्थ होता है इनसाइड या अंदर, इनसाइड। और स्थ मतलब स्थित रहना, स्टे करना। ठीक है, अंदर ही स्थित रहना, मतलब जब हम इनको बोलते हैं, ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनका प्रोनाउंस करते हैं, तो इनको बोलते समय जो है हमारे मुख से हवा अंदर ही स्थित रहती है। ठीक है, जैसे य, देखिए य को बोलते समय हम अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ य ऐसे बोल रहे हैं, य। फील करिए, बोल के देखिए, य यानी अंदर ही स्थित, इनसाइड, स्टे इन इनसाइड। ठीक है, यानी अंदर ही हम इसको रखते हैं, हवा को बाहर प्रेशर से नहीं फेंकते, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, यह वर्ण जो है वो ई स्वर के समीप है। ई के समीप है मतलब जहां से हम ई को बोलते हैं, उसी के पास वाली जगह से हम या को बोलते हैं। उसी तरह र री के समीप है, ल री के, और व ऊ के समीप है। समीप है मतलब समीप माने होता है पास, नियर। ठीक है, पास। तो जहां से हम या ई री ली और ऊ को बोलते हैं, उसी के पास वाली जगह से हम या लावा को भी बोलते हैं। और इनको बोलते समय हमारे मुख के अंदर जो हवा है या जो हमारा प्रेशर है वो अंदर ही रहता है, हम अंदर की तरफ थोड़ा सा खींचते हैं उसको, इसलिए उसको अंतस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है हीट, ऊष्मा। हीट माने गर्मी, मतलब इनको जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं,
तो हमारे मुख से जो जीभ है, जीभ से या मुख के किसी न किसी पार्ट से जो हवा है वो टकराती है और उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है, और उसके बाद हवा जो है वो फ्रिक्शन से क्या आता है, क्या पैदा होती है, एनर्जी। तो फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा होती है उससे हवा जो है वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ऊष्म व्यंजन, यानी गर्म व्यंजन। ठीक है, और ये कौन से हैं, श, स, ह। आप बोल के देख सकते हैं इनको। जब आप बोलेंगे तो हम थोड़ा सा मुंह के अंदर फ्रिक्शन फील करेंगे, श, स और ह, इसलिए ये है ऊष्म व्यंजन। तो ये टोटल कितने हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, और जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 है। ठीक है, 25। तो यानी 25 + 4 + 4 कितने हो गए, 25 + 8 33। ये हो गए 33 व्यंजन। ठीक है, व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह वे होते हैं जिनका जिनकी काउंटिंग ना तो हम स्वर में करते हैं ना व्यंजन में करते हैं। ठीक है, अयोगवाह, योग माने क्या होता है, जोड़ना, और अयोग माने ना जोड़े, अपोजिट। ठीक है, जिनको हम नहीं जोड़ते, किसमें, न तो स्वर में न ही व्यंजन में, जिसको ना हम स्वर में काउंट करते न व्यंजन में काउंट करते हैं, वे होते हैं अयोगवाह। इनको चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। लास्ट में जो आपने देखा है ना, अंग और अहा, अंग, इसको जब हम लिखते हैं किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाते हैं, और विसर्ग ये 2 बिंदु जो हम संस्कृत में यूज करते हैं, क के पीछे इस तरह से 2 डॉट्स लगाते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। तो यही दोनों जो है वो न तो स्वर है न व्यंजन है, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनको कहाँ से बोलते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कौन सा वर्ण मुख के किस पार्ट से, किस पार्ट की सहायता से बोला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा, जिह्वा अर्थात जीभ, टंग, यानी हमारी जीभ, हमारी टंग मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, टच करना। ठीक है, स्पर्श का अर्थ होता है टच। तो वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों को बोलते समय, वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारी जीभ, हमारी टंग, हमारे मुख के, मुख माने मुंह, अर्थात मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, मीन्स टच करती है, अथवा कहते हैं या को, या फिर मुख के जिस भाग को स्पर्श करके वायु बाहर निकलती है। ठीक है, या तो जीभ टच करेगी हमारे मुख के किसी न किसी पार्ट को, या हवा, वायु मीन्स हवा, जो हवा हमारी मुख में है वो बाहर मुख के किसी न किसी पार्ट को टच करके बाहर आएगी, उसी स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है, या उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे, वो हम नीचे जो टेबल है उसमें देखेंगे। विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, उसकी तालिका, तालिका मीन्स टेबल। ठीक है, वर्ण का उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट है स्वर, यानी वो वर्णमाला के कौन कौन से स्वर हैं या वोवल्स हैं जिनको हम बोलते हैं। वर्गीय वर्ण मतलब किस वर्ग को वो बिलोंग करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, तो वो किस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखा है इस कॉलम में। नेक्स्ट है अंतस्थ, यानी अंतस्थ व्यंजन जो है उनके नाम दिए गए हैं। ऊष्म व्यंजन, नेक्स्ट है अयोगवाह,
और अगला जो कॉलम है उसमें लिखा है स्थान जन्य वर्ण का नाम, मतलब जिस स्थान की सहायता से वो बोले जाते हैं, मुख के जिस पार्ट की सहायता से बोले जाते हैं, उनके आधार पर उनके नाम रखे गए। ठीक है, उसी बेस पे उन वर्णों के नाम रखे गए। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला स्थान है कंठ। कंठ किसे कहते हैं? कंठ होता है हमारे गले का सबसे पीछे वाला पार्ट, यानी जब हम बोलते हैं तो गले में आप अपने हाथ से अपने गर्दन को टच करके देख सकते हैं, बीच में एक आपको बोन, एक हड्डी दिखती है उभरी हुई, एक हड्डी महसूस होती है। अगर आप टच करके देखेंगे तो वो आपको हिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से हिल रही है। ठीक है, तो वही होता है कंठ, वहां पर होता है कंठ। यानी जब आप मुंह खोल के देखेंगे तो मुंह खोलेंगे तो आपको पीछे की, सबसे पीछे की साइड, आप बड़ा सा मुंह खोल के अगर आप मिरर में देखेंगे तो सबसे पीछे की साइड जहां पर आपको दिखता है कि एक छोटा सा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे लटक रहा होता है हमारे गले के अंदर, उसी को कहते हैं कंठ, उस स्थान को कहते हैं कंठ। तो कंठ से किन स्वरों का उच्चारण होता है? अ और आ का। ठीक है, अ और आ जो हम बोलते हैं वो अपने कंठ से बोलते हैं, कंठ की सहायता से बोलते हैं। और व्यंजन कौन कौन से हैं जो हम कंठ से बोलते हैं? तो क वर्ग के सारे वर्ण, क, ख, ग, घ और अंगा, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनको भी हम कंठ की सहायता से ही बोलते हैं। कोई अंतस्थ व्यंजन इसकी सहायता से नहीं बोला जाता। ऊष्म व्यंजन में हम ह, जो ह की साउंड है, ह वर्ण है, उसको भी हम कंठ से बोलते हैं। उसके बाद जो अयोगवा है, विसर्ग का साइन, यानी विसर्ग को कैसे बोलते हैं हम? ह, उसको भी ह बोलते हैं। जैसे रामः, पीछे जो विसर्ग है उसको ह प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको भी हम कंठ से बोलते हैं। इसीलिए इन वर्णों का नाम क्या हो गया? यानी अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा और ह और विसर्ग, ये सब क्या कहलाते हैं? कंठ्य, मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, ये कंठ्य कहलाते हैं, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले, कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालु। तालु कौन सा पार्ट है? कंठ के थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ आएंगे, यानी मुख की तरफ, बाहर की साइड जब चलेंगे तो कंठ से थोड़ा सा ऊपर जो स्थान है वो है हमारा तालु। ठीक है, और तालु की सहायता से किस किस स्वर को बोलते हैं? ई और ई। ठीक है, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों स्वरों को बोला जाता है। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग के पांचों वर्ण, च, छ, ज, झ, य, इनको भी हम तालु की सहायता से बोलते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन का य और ऊष्म व्यंजन का श। इसको हम इन सभी वर्णों को, यानी इ, ई, च, छ, ज, झ, य और श, इन वर्णों को हम तालु की सहायता से बोलते हैं, इसलिए इनका नाम है तालव्य। इनको क्या कहा गया है? तालव्य। ये सब तालव्य वर्ण हैं। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा कौन सा स्थान है? तो तालु से हम और थोड़ा सा ऊपर की साइड आएंगे, बाहर की साइड। तालु से जब हम थोड़ा सा बाहर की साइड आएंगे, अच्छा मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ, गले, हमारा मुख जो है, ये मुख खुला हुआ है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ। मानो ये हमारे लिप्स हैं, लिप्स खुले हुए हैं यहाँ से। ठीक है, जब हम अंदर की साइड आते हैं, ठीक है, ये हमारी गर्दन है। ठीक है, ये हमारी जीभ, ये गर्दन का पार्ट बन गया, कुछ इस तरह से है। तो ये जो हमारे कंठ का पार्ट है, यहाँ पे हमें ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर की साइड का। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है नीचे, इसको हम कंठ कहते हैं, इधर भी ऊपर और नीचे दोनों साइड का। ठीक है, ये जीभ है, जीभ का ये नीचे का
और ये वाला पार्ट ये कहलाता है हमारा कंठ। नेक्स्ट इससे जब ऊपर चलेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, तालु। ठीक है, अब तालु से ऊपर की साइड हम आते जाएंगे, बाहर की साइड, मुख में बाहर की साइड जब आएंगे तो ये स्थान क्या कहलाएगा, मूर्धा, जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, मूर्धा। ठीक है, तो यहां से यानी इस पार्ट की सहायता से हम किन अक्षरों को बोलते हैं, किन वर्णों को बोलते हैं, री और री। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन का र और ऊष्म व्यंजन का श, षटकोण वाला श जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो वर्ण हैं, ये सारे वर्ण री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ये मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, ये सारे लेटर क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य। नेक्स्ट है दंत। अब किसकी बारी आई, मूर्धा से आगे बढ़ेंगे तो हमारे दांत आ गए इधर, मुख में जो दांत हैं। ठीक है, तो यानी मूर्धा के बाद दांत, और दांत को कहते हैं दंत। तो दांत की सहायता से किसको बोलते हैं, री को, री। ठीक है, री जब बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर हवा या मुख का कोई ना कोई पार्ट दांत को टच करता है, दांत की हेल्प लेता है। ठीक है, और उसके अलावा उनसे और कौन से वर्ण हैं, त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग के 5 लेटर, 5 वर्ण। फिर ल और स, इन वर्णों को हम दांत की सहायता से बोलते हैं, अपने टीथ की हेल्प से बोलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं दंत्य। ये सब दंत्य वर्ण है। ठीक है, दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर। नेक्स्ट है ओष्ठ। अब दांत के ऊपर क्या है हमारे, ओठ है, लिप्स। ओष्ठ का अर्थ होता है लिप्स, दंत का अर्थ होता है टीथ, दांत। ठीक है, तो ओठ की सहायता से किसको बोलते हैं, उ, ऊ। आप बोल के देख सकते हैं, जब हम ऊ बोलेंगे तो हमारे जो होठ हैं वो आगे की तरफ निकल के गोल एक सर्कल जैसा बनाते हैं। बिना हम उसको बनाए हुए अपने ओठ को इस तरह से फॉर्म किए बिना हम ऊ का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको बोलने के लिए हमें होठ की सहायता लगती है। इसके अलावा प, फ, ब, भ, म, इनको बोलते समय हमें अपने होठों को टच करना पड़ता है आपस में, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ उ, साथ ही प, फ, ब, भ, म, प वर्ग के 5 लेटर किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ओठ की सहायता से, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहा जाता है, ओष्ठ्य। नेक्स्ट बारी आती है नासिका की। नासिका अर्थात नोज, नाक। नाक की सहायता से किसको बोलते हैं हम, जो हर वर्ण के 5 वर्ण हैं, ङ, य, ण, न और म। ठीक है, य, य, ण, न, म, गयम, यणनम, यणनम, यणनम। तो ये जो 5 वर्ण हैं ये नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नासिक्य। ठीक है, यानी नाक से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण। नेक्स्ट है कंठ तालु। कंठ तालु यानी कंठ, जो हमारे गर्दन, गले जो हमारा इनर पार्ट है हमारे गले का, उसका सबसे पीछे वाला पार्ट वो कंठ है, और उससे थोड़े से ऊपर जो है वो है तालु। तो जो कंठ और तालु दोनों की हेल्प लेकर बोला जाता है वो है ए, ऐ, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, सिर्फ ये दोनों लेटर हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंठ तालव्य। उसके बाद रह गया हमारा ओ, औ। ओ, औ को हम कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, यानी कंठ यानी पीछे का जो गले का इनर मोस्ट पार्ट, और ओठ, कंठ ओष्ठ जो है ना, यहाँ पे संधि हो रही है, इसको जब हम अलग करेंगे तो होगा कंठ प्लस ओष्ठ। सॉरी, संधि नहीं हुई है, संयोग हुआ है। ठीक है, तो कंठोष्ठ, कंठ और ओठ की हेल्प से
हम बोलते हैं ओ और औ को, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको इसलिए इसको बोलेंगे कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। और लास्ट है दंत प्लस ओष्ठ, दांत और ओठ की सहायता से किसको बोलते हैं, व को। व बोल के देखिए, हमारा ओठ किस तरह से दांत के ऊपर आके टच करते हैं थोड़ा सा, तभी हम व बोलते हैं। तो व को बोलने के लिए हमें दांत और ओष्ठ की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी टीथ और लिप्स की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए इस वर्ड को कहते हैं दंतोष्ठ्य। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, यानी जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त माने जॉइंट, ठीक है, मिले हुए, जिसमें दो वर्ण जॉइंट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है क्ष, ठीक है, क्षत्रिय वाला क्ष, ये क प्लस श से मिलके बनता है। नेक्स्ट है त्र, त्र जो है वो त प्लस र से मिलके बनता है। नेक्स्ट है ज्ञ, इसको हम ज प्लस य से मिलके बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, ज्ञ जो वर्ण है उसको वो किन से मिलके बनता है? ज प्लस ज्ञ, लेकिन हम इसको बोलते क्या है? ज्ञ। आम बोलचाल की भाषा में इसको ज्ञ प्रोनाउंस किया जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ज्ञ है तो ग प्लस यहाँ से बनेगा, ग प्लस यहाँ से बनेगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। असली जो इसका जो अगर हम देखें, इसका शुद्ध प्रोनाउंस करें तो जो ज्ञ वर्ण है इसको हमें कहना चाहिए ज्ञ, ज्ञ, क्योंकि ये ज और या से मिलके बन रहा है, तो उसको हमें ज्ञ प्रोनाउंस करना चाहिए। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग हैं वो इस ज्ञ को ज्ञ बोलते भी हैं, उसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज्ञ ही है। नेक्स्ट है श्र, श्र को श्र जो व्यंजन है वो श प्लस र से बना है। देन है द्य, द्य जो है वो द प्लस य से बना है। देन है ध, द प्लस ध, प्र, प प्लस र, फिर है त, क प्लस त। बहुत सारे इस तरह से हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं जो दो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। संयुक्त माने इकट्ठे, मिले हुए, जॉइंट, ठीक है, इत्यादि। इत्यादि लिखा है मीन्स एटसेट्रा, मीन्स और भी हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बन सकते हैं। जैसे द्र, द में हम अगर द प्लस र कर दें तो द्र बन जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है वर्ण संयोजन। अब है हमारा कि वर्ण संयोजन क्या होता है। वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों को मिलाना, संयोजन करना। तो दो वर्णों के मेल से जिन शब्दों की रचना होती है माने उनका कंपोजिशन होता है, वो बनते हैं। दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें वर्ण संयोजन कहते हैं। संयोजन का अर्थ भी होता है मिलाना, संयोजन करना, प्लस करना, जोड़ना, मिलाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी स्वर और व्यंजनों को मिला देना, इनको हम संयोजन करना कहते हैं। व प्लस ई प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अह, इसको अगर हम मिला देंगे, यानी ये जो वर्ण, स्वर और व्यंजन है वो अलग अलग हैं, इनको जब हम मिला देंगे तो ये शब्द बन जाएगा विद्यालय, ठीक है। तो हमने इन अलग अलग स्वर और व्यंजनों को क्या कर दिया? संयोजन कर दिया, मिला दिया, और शब्द बन गया विद्यालय। इसी तरह नेक्स्ट है व प्लस आ, ट प्लस ई, क प्लस आ, ये बन गया वाटिका। नेक्स्ट है अ प्लस ध प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ, अध्यापिका। नेक्स्ट है ब प्लस आ, ल प्लस अ, प प्लस आ, बालका।
क प्लस अ, व प्लस ई, कविहि। ध प्लस अ, न प्लस अ, धनम। छ प्लस आ, त प्लस र प्लस अह, छात्रः। प प्लस उ, श प्लस प प्लस अ प्लस म, पुष्पम। ठीक है, चलिए इनसे आप वैसे मुझे लगता है आपको आता ही होगा ये सारा, बट फिर भी मैं इसमें इसकी डिटेल में और अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। वर्ण विच्छेद मीन्स वर्ण संयोजन का अपोजिट, उल्टा। वर्ण विच्छेद होता है वर्णों को तोड़ना, यानी आपको एक शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखे ना शब्द माता, हमने उनके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है। और वर्ण संयोजन होता है अलग अलग, जो पहले से अलग अलग स्वर और व्यंजन है उनको जोड़ना। ठीक है, संयोजन माने जोड़ना, और विच्छेद माने तोड़ना। तो अब हम इसको, माता शब्द है, हमें इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे हम, माता ये है, तो सबसे पहला अक्षर कौन सा है इसमें, म। ठीक है, अब माँ से हमें स्वर को अलग करना है, तो माँ के पीछे कौन सी साउंड आ रही है, बोल के देखेंगे, माँ, यानी आ, बड़ा आ स्वर आ रहा है, तो माँ प्लस आ कर दिया। और जब स्वर में से किसी व्यंजन को अलग कर दिया जाता है या व्यंजन से स्वर अलग कर दिया जाता है, तो उस व्यंजन के नीचे हमेशा हम ये हल चिन्ह लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, इसलिए ये बन गया म प्लस आ। इसी तरह से ता को अलग करेंगे तो त में से आ अलग किया तो ता में हलंत आ गया, ता। ठीक है, म प्लस आ, त प्लस आ। फिर है नेक्स्ट बालिका, इसको भी सेम करना है। बालिका ब प्लस आ, ल प्लस ई, क प्लस आ, यानी जो जो स्वर जिस जिस व्यंजन में मिले हैं उनको हमें अलग अलग करके रखना है, अलग अलग लिखना है। बा है ना, तो बा में आ की मात्रा है, तो बा में हलंत आ गया, आ अलग कर लिया। देन प्लस लगा के ली, तो ल हलंत हो गया, ल में से ई अलग कर लिया। देन का, तो क में आ की साउंड है, तो क में से आ स्वर को अलग कर लिया। शब्द क्या बन गया, ब प्लस आ, ल प्लस ई, क प्लस आ। उसी तरह से परिवार, प प्लस अ, र प्लस ई, व प्लस आ, र प्लस अ। जनकः, ज प्लस अ, न प्लस अ, क प्लस अह। पुत्राः, प प्लस उ, त प्लस र प्लस आह। त्राह है ना, त्राह बोल के देखिए, पुत्राह, उ तो क्लियर है, प में छोटा उ। देन त्र है, ये मीन्स त, पहले हम त को बोल रहे हैं, बाद में र को बोल रहे हैं, पहले त की साउंड फिर र की साउंड, फिर आह, पुत्राह, तो इसलिए त पहले लिखेंगे फिर र लिखेंगे, देन आह, पुत्राह। दिनेशः, द प्लस ई, न प्लस ए, श प्लस अह। महात्मा, म प्लस अ, ह प्लस आ, तो अब देखिए त आधा है ना यहाँ पे, यानी ता में कोई स्वर नहीं है, तो हमने भी यहाँ से ता में कोई स्वर नहीं निकाला, त प्लस म प्लस आ। नदी, न प्लस अ, द प्लस ई। नृपः, न प्लस री, प प्लस अह, नृपः। भ्रमरः, भ प्लस र, भ्र बोल के देखिए, उच्चारण करिए। हिंदी की विशेषता है, हिंदी की स्पेलिंग्स को आपको बोल के, सुन के, उनका उच्चारण करके समझना होता है। ठीक है, उनकी स्पेलिंग को हम देख के नहीं शुद्ध और अशुद्ध पहचान सकते, उनको बोल के हम पहचान सकते हैं। तो भ्रमरः, जब हम भ्र बोलते हैं तो इसमें पहले भ की साउंड आ रही है, फिर र आ रहा है, भ्र, तो इसलिए पहले भ, फिर र प्लस अ, म प्लस अ, र प्लस अ, भ्रमरः। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मुझे आशा है कि सभी को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक आप खुद से इसका अभ्यास करिए, आपने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर आप इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगी
तो आप अपनी उन किए हुए प्रश्नों को चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या गलत। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अवश्य समझ में आएंगी। व्याकरण की और भी कई वीडियो मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, और एक चीज़, जो ये बेल आइकन होती है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा देंगे, टच कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो आपको जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपको वीडियो को देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।